गुड इवनिंग सभी को, मेरा नमस्कार हो। और आज हम लोग मैथ में सांख्यिकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी। 10th क्लास का ही सिलेबस ये भी सांख्यिकी, ठीक है। तो जो सांख्यिकी हम लोग 10th में पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले आप लोग 9th क्लास में सांख्यिकी पढ़े होंगे। जैसे सांख्यिकी की परिभाषा, फिर सांख्यिकी में जो आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है वो आंकड़ों के प्रकार, उसको सजाने के तरीके, बारंबारता, संचयी बारंबारता और बहुत सारी चीज़, ठीक। तो 9th क्लास के बातों को हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और बाकी 10th का जब पढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा डीपली पढ़ाएंगे तो उसमें 9 की बातों को लगाते चलेंगे। जैसे हम सांख्यिकी का परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। ऐसे 10th क्लास में परिभाषा नहीं आएगा, लेकिन सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी गणित की एक शाखा है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, गणित की क्या है? शाखा। इसमें आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? आंकड़ों का अध्ययन, ठीक। और अध्ययन करने की विधि, ठीक है। सांख्यिकी गणित की शाखा है जिसमें आंकड़ों का अध्ययन करने के तरीकों के बारे में पढ़ा जाता है। ये समझ लीजिए, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक प्रेक्षक होगा, ठीक है, जो आंकड़ों को एकत्रित करेगा, ठीक। एकत्रित करने का उसका विश्लेषण करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, ठीक है, उसका प्रत्यक्षीकरण करेगा, उसको प्रदर्शित करने की विधि खोजेगा, ठीक है। फिर हम लोग उससे एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो सांख्यिकी में इन बातों का अध्ययन होता है कि आंकड़े एकत्र कैसे किए गए हैं, तो किन तरीके से किए गए हैं, फिर आंकड़ों को हम किस प्रकार प्रस्तुत करने वाले हैं, ठीक है। फिर आंकड़ों में क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या जानकारियां मिल रही हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो इन सही बातों का अध्ययन होता है सांख्यिकी विषय में। बात अब समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसमें भी चर मान होता है, चर मान जिसको वेरिएबल बोलते हैं। तो सांख्यिकी में चर मान का यहाँ सीधा मतलब है कि जिसके बारे में हम आंकड़ा एकत्र कर रहे हैं वो चर मान है। जैसे कि हम अभी से कोरोना वायरस चल रहा है, हम कोरोना वायरस के मरीजों का या जिनको कोरोना वायरस हो रहा है उसका आंकड़ा ले रहे हैं एज वाइज। जैसे 5 साल तक का एज, 5 से 10 साल तक के एज के लिए 10 से 15, 15 से 20। तो ये जो हम जो आंकड़ा लेंगे अब वो सब क्या कहलाएगा? चर मान। क्या कहलाएगा? वो चर मान, ठीक है। तो आंकड़े का दो तरीके से, एक हम खुद करते हैं जिसको हम व्यक्तिगत आंकड़ा बोलते हैं, और एक द्वितीयक आंकड़ा होता है जो और दूसरे को हमको ला के देते हैं, उस सभी को हम मिला के एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत आंकड़ा में खास बात क्या है कि आंकड़ा रिपीट नहीं होता है। व्यक्तिगत आंकड़े में खास बात यह है कि आंकड़ा रिपीट नहीं होगा। हम 14 2 बार क्यों लिखेंगे? हम एक बार 14 लिखेंगे, बात खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, जो दूसरा कोई हमको ला के दे रहा है, अगर वो 14 ला के दिया तो 14 लिखना होगा, अगर वो 15 ला के दिया तो 15 ला के लिखना होगा। अगर 3-4 लोग एक साथ हैं, ये 15 15 15 सभी 15 दे रहे हैं, तो हम 3 बार 15 लिखेंगे। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। जैसे हमको आंकड़ा मिल रहा है खुद से और दूसरों से, उसको एक जगह बस लिखते जा रहे हैं, वो यथा प्राप्त, ठीक है। उसको कोई अरेंज नहीं कर रहे हैं कि 15 2 बार है तो एक बार लिख दिया काम हो जाएगा, नहीं, जितना बार है उतना बार। लेकिन जो व्यक्तिगत आंकड़ा होता है, जो खुद एकत्र किया जाता है किसी खास उद्देश्य में, उसमें रिपीट नहीं करते हम लोग। एक बार 15 आ गया तो 15 छोड़ दिए, ठीक। और अगर मान लिया कि हम उस विषय में कई क्षेत्रों में जाके आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हाजीगंज में 15, ये चौक पर 15, तो अब चूंकि हाजीगंज के आंकड़ा है 15, चौक के आंकड़ा है 15 है, तो 15 को 1 2 बार लिखना ही पड़ेगा। नहीं तो एक 15 गायब कर देंगे तो या तो हाजीगंज वाला जाएगा चाहे चौक का चला जाएगा। तो इस कंडीशन में 15 को हम 2 बार लिखेंगे ही। तो उस बार क्या करेंगे कि हम बारंबारता सारणी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बारंबारता सारणी की 15 कितना बार? 2 बार लिया गया, ठीक। तो यथा प्राप्त आंकड़ों से ही बारंबारता सारणी बनाया जाता है। क्योंकि जब आंकड़े बहुत ज़्यादा बार हो जाएंगे और एक ही आंकड़े कई बार रहेंगे, तो कई बार लिखने से अच्छा है कि उसका बारंबारता सारणी बना लेते हैं, ठीक है। अब जब बारंबारता सारणी बना लेंगे तो कई हो जाएंगे, एक हो जाएगा अखंडित, एक हो जाएगा खंडित। अखंडित बारंबारता सारणी में क्या होगा? जैसे 10 4 बार, तो 10 4 बार आया, 20 5 बार आया, 15 6 बार आया, बस हो गया। और खंडित में क्या होगा? ठीक है, सॉरी,
खंडित, जैसे 10 4 बार आया, 15 5 बार आया, ठीक है। एक होता है वर्गीकृत, जिसको अखंडित बोलते हैं, वर्गीकृत यानी अखंडित बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि अंतराल बनाएंगे, 0 से 10 में जो भी आएगा उसको काउंट करेंगे, 10 से 20 में जो भी आएगा उसको काउंट करेंगे, ठीक है। फिर इसमें वर्गीकृत में एक समावेशी विधि आता है, एक अपवर्जी विधि आता है। समावेशी आप लोगों को पता है, ठीक है। जब वर्ग अंतराल बनाते हैं तो उसमें उच्च सीमा बनता है, एक निम्न सीमा बनता है। चलिए थोड़ा सा करा देते हैं रिवीजन। अवर्गीकृत अवर्गीकृत दो कर लेते हैं, वर्गीकृत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, ठीक है। या अवर्गीकृत को खंडित बोलिए, सॉरी खंडित बोलिए, खंडित, और ये अखंडित, या इसको आप सतत बोलिए, इसको सतत नहीं यानी असतत, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। और इससे भी दो चीज, एक बारंबारता, एक बिना बारंबारता का, और इससे तो बारंबारता ही होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन इससे दो ऑप्शन है, या तो बारंबारता होगा या बारंबारता नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिए, जैसे हमको 10 15 फिर 16 आ गया, फिर 20 आ गया, ठीक है। ये लिखा हुआ जिससे बारंबारता नहीं है, ये चर मान हो गया मेरा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका चर मान, ठीक है। अब क्या किए कि इसमें बारंबारता डाल दी, यानी f डाल दी, इसलिए 10 2 बार, 15 3 बार, 16 4 बार, ये एक बार, ये बारंबारता आ गया। वर्गीकृत में क्या चलेगा, तो 10 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये अपवर्जी विधि, कौन सा विधि, अपवर्जी, ये आपका है निम्न सीमा, निम्न सीमा, और ये आपका है उच्च सीमा, उच्च सीमा, ठीक है। उसी तरह ये निम्न, ये उच्च, निम्न, ये उच्च। और जब उच्च और निम्न आपस में बराबर हो जाए, एक अंतराल का उच्च और अगले का निम्न, फिर उच्च अगले का निम्न, ठीक है, बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं अपवर्जी। अगर बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं समावेशी। तो ये अपवर्जी विधि में है, अपवर्जी में, अपवर्जी विधि। वही लिखते हैं, अगर 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, तो ये हो जाएगा समावेशी, क्योंकि 10 और 21 बराबर नहीं, 10 और 11 बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे समावेशी, ठीक है। और बाकी हम लोग चलेंगे और डीपली। तो सांख्यिकी की परिभाषा समझ में आ गई। सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसमें एक प्रेक्षण आंकड़ों को समूह बनाता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, उसका प्रदर्शीकरण का विधि खोजता है या प्रदर्शीकरण करता है, उसका परीक्षण करता है, उसका मूल्यांकन करता है, फिर एक निष्कर्ष निकालता है और आंकड़ों के बीच में संबंध स्थापित करना है, ठीक। ये सांख्यिकी विषय में होता है ये सारा काम। हम लोग को पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या पढ़ना हमको, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें हैं, ठीक है। 3 मुख्य माप है केंद्रीय प्रवृत्ति की, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा की अगर बात कर लें कि केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा की बात करते हैं अगर, तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लिखा हुआ है
ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो केंद्रीय प्रवृत्ति वह माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति वह माप है जो श्रेणी, ठीक है, जो श्रेणी के समस्त समंकों या फिर आंकड़ों, समंकों बोलिए या फिर क्या बोलिए आंकड़ों, श्रेणी का मतलब जो हम आंकड़ा जमा किए ना उसको हम सजा दिए तो श्रेणी का रूप ले लिया, ठीक है। बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में सजा दिए तो किसका रूप ले लिया, श्रेणी का, तो वही श्रेणी बोल रहे हैं। तो श्रेणी के समस्त समंकों या फिर आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है, प्रतिनिधित्व, ठीक। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा होगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति वह माप है जो श्रेणी के समस्त समंकों यानी आंकड़ों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जो आंकड़ा जमा किए हैं उसके बीच में एक ऐसा आंकड़ा खोज लेंगे जो पूरे आंकड़ों को केंद्र में हो, जो पूरे आंकड़ों के केंद्र में हो और जो आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करे, यानी वो बताने से पूरा आंकड़ा हो जाएगा। यानी उस आंकड़े के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाए तो पूरे आंकड़े की विशेषताएं, ठीक है, पता हमको चल जाएंगी कि क्या विशेषताएं हैं और किस लिए आंकड़ों को एकत्र किया गया है, ठीक है। तो ये सब है और कुछ नहीं। परिभाषा याद कर लीजिएगा, ऐसे आपके बोर्ड परीक्षा में ये परिभाषा नहीं आता। 10th क्लास में जो मुख्य रूप से है वो माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना है, ठीक। देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हम लोग से दो भाग में बांट लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है वो 3 प्रकार से हो जाएंगे, एक और ये आपका दूसरा, ठीक है। एक आपका हो गया गणितीय माध्य, गणितीय, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ही सांख्यिकीय माध्य भी बोला जाता है। इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को ही क्या बोला जाता है, सांख्यिकीय माध्य, सांख्यिकीय माध्य, ठीक है। तब उससे कंफ्यूज मत होइए। एक है गणितीय माध्य, ठीक है, और दूसरा है आपका स्थिति संबंधी माध्य। एक है वह गणितीय माध्य, एक दूसरा है आपका स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य में 3 बातें आएंगी। पहला समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसको अरिथमेटिक मीन बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा आएगा आपका गुणोत्तर माध्य, जिसको जियोमेट्रिक मीन बोला जाएगा, और तीसरा आएगा आपका हरात्मक माध्य, जिसको हार्मोनिक मीन बोला जाएगा। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। 10th क्लास में आपको ये पढ़ना है, ये आपको अलजेब्रा में भी पढ़ना है और इसको आपको स्टैटिक्स में भी पढ़ना है, ठीक। ये और ये दोनों आपको 11th क्लास में पढ़ना है, जिसमें 11 में, वो भी अलजेब्रा में, ठीक है, स्टैटिक्स में नहीं। चलिए अच्छा, ये 3 स्थिति कौन कौन सा, पहला आपका माध्यिका, माध्यक बोलिए या फिर माध्यिका बोलिए, माध्यिका यानी इसको मीडियन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आपका विभाजन मूल्य, विभाजन मूल्य, और तीसरा आपका भूइष्टिक, भूइष्ठक, ठीक है, या फिर बहुलक। भूइष्ठक या फिर क्या बोलते हैं, बहुलक। तो 10th में आपको ये समांतर माध्य, ये माध्यक, और आपको इधर पढ़ना है ये बहुलक, ठीक है। 1, 2 और 3 बाकी तो जान लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो 1, 2 और 3 इसको 10th में पढ़ना है। तो 10th क्लास तक बुक या आगे की बुक में भी, ठीक है, 3 मुख्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, 3 मुख्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अगर आपसे पूछा जाए
तो एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अगर आपसे पूछा जाए तब 3 बोलेंगे। मुख्य माप कौन कौन सा? पहला बोलेंगे माध्य, समांतर माध्य बोलिए, ऐसी माध्य बोलिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। दूसरा बोलेंगे आप माध्यक, माध्यक या माध्यिका, और तीसरा आप बोलेंगे बहुलक। ये 3 है, 3 मुख्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं जो आपको पढ़ना है। ये 10th क्लास का सिलेबस है आपका, ठीक है। 10th क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ को थोड़ा सा हम बता दिए, ध्यान रखिए। बाकी केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मुख्य माप है, ये सब केंद्रीय ही प्रवृत्ति का माप है, लेकिन 3 मुख्य जो है जिसका ज़्यादा महत्व है वह है माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। हम लोग आज का मेरा टॉपिक होगा माध्य। माध्य को ही समांतर माध्य भी बोला जाता है, और माध्य को एक साधारण भाषा में औसत भी बोलते हैं। माध्य को एक साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? औसत, ठीक है। क्योंकि औसत निकालने का जो तरीका है वही तरीका माध्य निकालने का भी है, इसलिए माध्य को ही एक बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है? औसत भी बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए, समांतर माध्य, समांतर माध्य ये व्यवहार में ज़्यादा लोकप्रिय भी है और सरल भी है। ये व्यवहार में क्या है? सरल है ये तरीका, व्यवहार में सरल और लोकप्रिय है। लोकप्रिय इसलिए क्योंकि सरल है, बहुत आसान है ये निकालना, ठीक है। इसी को औसत भी बोलते हैं, औसत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है, ठीक है। औसत भी लिख लीजिए। इसको क्या करते हैं? औसत भी बोलते हैं। औसत मतलब एवरेज अंग्रेजी में होता है, AVERAG, एवरेज। एवरेज मतलब होता है कि औसत कैसे निकलता है? तो औसत निकालने का तरीका ही है ना कि चर मान को जोड़ दीजिए, चर मानों का योग और नीचे चर मानों की संख्या, चर मानों की संख्या, समंक बोलिए चाहे चर मान बोलिए, चर मानों का योग और नीचे चर मानों की संख्या, ये औसत निकालने का तरीका है। जैसे आपके विषय में आपका पूछा है कितना मैट्रिक में 300 नंबर लाए, ठीक है, टोटल, तो कितना % आया? तो क्या करेंगे? 500, ठीक है। 300 को 5 से क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि 5 पेपर में ना आपका 300 आया है मिलाकर, तो 300 को 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड, आप बोल देंगे आपका 60%, यानी आपका औसत नंबर है 60%, यानी लगभग हर एक पेपर में आप 60 नंबर लाए हैं, ठीक है। तो माध्य भी एक औसत ही है, तो लोकप्रिय है और क्या है? औसत भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम परिभाषा की इसकी बात कर ले, परिभाषा, ठीक है, समांतर माध्य की अगर परिभाषा की बात कर ले तो आप बोलेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है।
बस यही है, समांतर माध्य की श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों को उसके मूल्यों के योग को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है। और आपके पास जो आंकड़ा है, तो अगर आंकड़ों का माध्य का अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो सिंपल बोल सकते हैं माध्य क्या है, तो चर मानों के मूल्यों के योग को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त माध्य होता है। ठीक है। यानी n प्रेक्षणों का योग बटा n प्रेक्षणों की संख्या, भी बोल सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। श्रेणी प्रेक्षण जो बोलना है बोलिए। तो समांतर माध्य का अगर हम बोलना चाहें सूत्र के रूप में, तो समांतर माध्य बराबर श्रेणी के सभी पदों का योग बटा श्रेणी के पदों की संख्या। श्रेणी के सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है। अब माध्य का ही परिभाषा यही है, तो कुछ अलग नहीं करना है। माध्य का परिभाषा है, चाहे समांतर माध्य बोले, ऐसा कोई इशू नहीं, बस माध्य बोल रहा है, डेफिनेशन नहीं देना है। ठीक। माध्य क्या है, तो प्राप्त आंकड़ों, यानी आपके पास जो भी आंकड़ा है, ठीक है, आंकड़ों के योग को उसकी संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त फल, भागफल, ठीक है, माध्य कहलाता है। आप ये भी बोल सकते हैं। यानी चर मानों के योग को चर मानों की कुल संख्या से भाग देने पर जो भी, ठीक है, जो भी संख्यात्मक मान प्राप्त होता है वो माध्य कहलाता है। ठीक। माध्य मूलतः औसत होता है। माध्य मूलतः आंकड़ों का क्या होता है, औसत होता है, यही बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली कर रहे हैं। समांतर माध्य दो तरह से सांख्यिकी में दो तरह से पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है सरल समांतर माध्य, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, और एक पढ़ा जाता है भारित माध्य। एक सरल समांतर माध्य, एक होता है भारित माध्य। आइए, हाँ, समांतर माध्य, इसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य में जो हम आंकड़ा एकत्र कर रहे हैं, उस आंकड़ों के महत्व, यानी आंकड़ों को हम किस आंकड़ों को कितना महत्व देते हैं, समान महत्व दे रहे हैं या इस सभी का महत्व अलग अलग है। ठीक। इस आधार पर समांतर माध्य को फिर से दो भाग में आप बांट सकते हैं। पहला, ठीक है, पहला आपका हो गया सरल समांतर माध्य। ठीक है। देखिए दोनों मान निकालने का एक ही तरीका है, बस बांट सकते हैं, एक सरल समांतर माध्य और दूसरा भारित समांतर माध्य। एक सरल समांतर, एक भारित। सरल समांतर माध्य में क्या होता है कि सभी आंकड़ों का एक समान महत्व होता है। सरल समांतर माध्य में मुख्य बात क्या है कि सभी आंकड़ों का समान महत्व होता है। ठीक है। यानी जो भी आंकड़े जमा किए गए होंगे सब किसी एक वर्ग के होंगे। ठीक है। अलग अलग वर्ग के नहीं होंगे, सब किसी एक वर्ग। जैसे कोरोना मरीजों का आंकड़ा एकत्र किया गया तो सबका संबंध कोरोना मरीज से है। कोरोना मरीज में मरने वालों का आंकड़ा एकत्र किया गया था, सभी का संबंध कोरोना मरीज से मरने वालों में है। कोरोना मरीज से ठीक होने वाले लोगों को आंकड़ा एकत्र किया गया था, सभी जो भी आंकड़ा है वो कोरोना मरीज से ठीक होने वाले का है। ठीक है। सभी आंकड़ों का महत्व एक जैसा है। ठीक, समझ में आ गया। भारी समांतर माध्य में क्या होगा कि सभी आंकड़ों का समान महत्व नहीं होगा। सभी आंकड़ों का समान महत्व
सबका भार अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि मैनेजर, मान लीजिए कंपनी है, जैसे मैनेजर है, उसके नीचे का असिस्टेंट मैनेजर है, उसके नीचे का क्लर्क है, उसके नीचे का स्टाफ है, यानी कि प्यून जिसको हम लोग बोल सकते हैं, प्यून है। ठीक, सभी का सैलरी अलग अलग है। ठीक है, सबका महत्व अलग है। मैनेजर को ज़्यादा पैसा दिया जाता है। ठीक, पीओ जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उसको मैनेजर से कम पैसा दिया जाता है। ठीक है, जो क्लर्क होता है उसको असिस्टेंट मैनेजर से कम दिया जाएगा, और जो पीयून होगा उसको क्लर्क से कम दिया जाएगा। तो ये सब का महत्व क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गया? तो बस यही दोनों अंतर है, बाकी मैथड में कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक हो गया सरल समांतर माध्य, एक हो गया भारी। तो हम लोग को 10th में पढ़ना है सरल समांतर माध्य। क्या पढ़ना हमको? सरल समांतर माध्य। ठीक है, अब इसको पढ़ने का आगे दो तरीका, या तो हम अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ा करके पढ़ें, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा में इसको बांट कर पढ़ें, या कई तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित, ऐसे बात की पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। ठीक है, व्यक्तिगत आंकड़े में बारंबारता सारणी नहीं बनता है, अखंडित में बारंबारता सारणी बनता है, खंडित और अखंडित में बारंबारता सारणी बनता है। या तो ऐसे पढ़ें, या हम पढ़ सकते हैं अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत में दो चीज, जब बारंबारता सारणी नहीं होगा तब, और एक जब बारंबारता सारणी होगा तब। अवर्गीकृत में दो भाग। या हम पढ़ सकते हैं, आप वर्गीकृत में क्या पढ़ेंगे, वर्गीकृत में सिर्फ एक ही होता है, बारंबारता सारणी। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ने के कई तरीके हैं, तो हम दोनों बात को लिख देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब मैथड एक ही सीखना है, परीक्षा है तो मैथड आता है। ठीक है, मैथड आता है और कुछ आता तो है नहीं। सरल समांतर माध्य की गणना। सरल समांतर माध्य की गणना। ठीक है, चलिए, तो श्रेणियों, ठीक है ना, श्रेणियों या आंकड़ों के समूह की प्रकृति के आधार पर, श्रेणियों की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, पहला में पढ़ सकते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्य। ठीक है, दूसरा खंडित श्रेणी, ठीक है, और तीसरा सतत बोलिए या अविच्छिन्न बोलिए, अविच्छिन्न, या फिर वर्गीकृत बोलिए, वर्गीकृत, अथवा अखंडित बोलिए, अथवा अखंडित। ठीक है, अंग्रेजी ये बोलना चाहते हैं तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज, ये आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, और ये आपका इंडिविजुअल सीरीज, आपकी मर्जी। ठीक है, एक व्यक्तिगत, खंडित और सतत। ठीक है, इसमें क्या क्या है, व्यक्तिगत में जो भी आपको आंकड़ा आप जो खुद से लिख रहे हैं वो, या कोई दूसरा दिया वो, बस आप उसको लिख दीजिएगा, सिंपल, बारंबारता सारणी नहीं बनाना है।
खंडित में बारंबारता सारणी बनेगा, इस वाले में क्या बनेगा, बारंबारता सारणी, और इसमें तो बारंबारता सारणी हो गए। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें बारंबारता सारणी नहीं है, इसमें बारंबारता सारणी है, और इसमें बारंबारता सारणी तो होना ही है। ठीक है, अब इसी बात को दो और तरीके से बांट कर भी पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग वर्गीकृत और अवर्गीकृत बोलते हैं। ठीक है, अगर हम गणना करना चाहें माध्य का, तो इसको हम दो भाग में और बांट कर पढ़ सकते हैं। एक हम लोग पढ़ सकते हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत। एक वर्गीकृत आंकड़ा, एक हम लोग इसको बांट सकते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, अवर्गीकृत में दो चीज, या तो बारंबारता सारणी होगा, बारंबारता सारणी नहीं, या फिर बारंबारता सारणी होगा, बारंबारता सारणी होगा। ये तो बारंबारता सारणी नहीं होगा, या तो बारंबारता सारणी होगा, और इसमें तो होना ही होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर हम चर मान 2, 6, 9, 10 बस हो गया। इसमें क्या होगा कि जब x से दर्शाते हैं चर मान को, चर मान 2, 3, 6, 9, यहाँ रहेगा इसका बारंबारता, ये 4 बार, 2 बार, 1 बार, 6 बार। ठीक, और वर्गीकृत में दो चीज, एक अपवर्ज्य, एक समावेशी। आपको पता है ही अपवर्ज्य समावेशी क्या है, तो इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, जैसे 0 से